Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. This is the 10th session of our Smart अध्ययन सीरीज। देखते ही देखते 10 दिन से लगातार विद 2 ब्रेक्स, वन ऑन संडे एंड वन ऑन रक्षाबंधन, इसके अलावा लगातार हमने 10 दिन पढ़ाई करी है। ठीक है, आज वक्त आ गया है खुद को मार्क्स देने का। अब आप बताओ, आपने 10 में से कितनी पढ़ाई की? कमेंट में जितने दिन आपने अटेंड करा है, ठीक है, इसको उतने दिन का लिखना। जैसे कुछ लोगों ने 5 दिन किया होगा तो 5 आउट ऑफ 10 दे दो, कुछ लोगों ने 8 दिन किया होगा तो 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, कुछ लोगों ने 10 आउट ऑफ 10 डेज किया होगा, उनको भी देखूंगा मैं। ठीक है, ऐसे लोगों को मैं स्पेशल पिन करूंगा जिन्होंने 10 आउट ऑफ 10 करा है। तो याद रखना कि अपने आप को ऑनेस्टली मार्क्स दो, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने अटेंटिव हो। 10 दिन हो गए और आपने कितना टाइम निकाला, जबकि सिर्फ 20 मिनट के लेक्चर्स हैं, ज़्यादा नहीं है। 20 मिनट दिन में नहीं निकाल पा रहे हो जो लोग, वो भी लिखो कमेंट में। ठीक है, ताकि पता लगे सबको कि आप जो है इतना ही टाइम निकाल पा रहे हो। और आपको एक चीज़ और प्रूफ होगी इस स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ में कि 20 मिनट में काफ़ी कुछ किया जा सकता है अगर डेडिकेशन हो, ठीक है, ऑनेस्टी हो आपके अंदर। तो 20 मिनट में आप काफ़ी सारे टॉपिक्स को अच्छे से ना सिर्फ पढ़ सकते हो बल्कि याद भी कर सकते हो। ये चीज़ इस लेक्चर में प्रूव हो रही है। ठीक है, और आपको मैं सब कुछ करवा के दे रहा हूँ, फिर भी आपको दिन में 20 मिनट निकालने हैं सिर्फ, और रात को 15 मिनट निकालने हैं क्विज़ के लिए। जिन्होंने अभी तक क्विज़ का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर जाके ढूंढा करो, कमेंट मत किया करो सर लिंक कहाँ है। थोड़ा टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करो, रोज़ रात को लिंक शेयर किया जाता है, उस लिंक पे ग्रुप को ज्वाइन कर लो और रोज़ क्विज़ अटेंड किया करो। ठीक है, इतनी मेहनत से क्विज़ बना रहे हैं आपके लिए, और इन्हीं लेक्चर से होता है। सबसे बड़ी बात, इन लेक्चर्स का असली फ़ायदा तभी है जब आप रात को क्विज़ अटेंड करोगे, ताकि आपको चीज़ें कॉन्फिडेंट फील हो कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे याद रहता है। ठीक है, थोड़ा सा क्विज़ वगैरह पे ध्यान दो। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। राइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। सबसे पहले एक बहुत कन्फ्यूजिंग सी चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी। ठीक है, आई वॉज टेकिंग ग्रंथ क्लासेस, तो मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा लगा। आई थॉट आई शुड शेयर इट विद माई स्मार्ट अध्ययन स्टूडेंट्स एज वेल। देखो इसमें क्या है कि गांधी जी ने क्या फाउंड किया? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। कब फाउंड किया? आफ्टर 1932 के पूना पैक्ट के बाद। ठीक है, 1932 का जब पूना पैक्ट हुआ ना अम्बेडकर और गांधी के बीच, उसके बाद गांधी ने कहा कि भाई अब तो मुझे, इससे पहले अनटचेबल्स को, हरिजन को और हिंदुओं को अलग कर दिया जाए, उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट्स वगैरह बनाने की बात की जाए, अब मैं अनटचेबल्स के उद्धार के लिए ही काम करूंगा जीवन भर। तो गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से इसीलिए 1934 से संन्यास ही ले लिया था, कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था, और इन्होंने 1932 में ही अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग लिया था। ठीक है, जिसको हरिजन सेवक संघ भी बोलते थे गांधी जी। तो ये तो याद रह जाएगा, गांधी जी ने पूना पैक्ट के बाद ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाया। गांधी जी ने इसका नाम हरिजन सेवक संघ रखा क्योंकि गांधी जी अनटचेबल्स को हरिजन बुलाते थे। ठीक है, ये तो याद हो गया। और इसके पहले प्रेसिडेंट थे घनश्याम दास बिरला। कैसे याद रखोगे? अब कोई अगर सेवक है, हरि का सेवक है, ठीक है, हरिजन है, तो श्याम दास कहलाएगा वो। ठीक है, हरि का सेवक है या श्याम का दास है, बात तो एक ही हुई ना। हरि सेवक कहो या श्याम दास कहो, बात तो एक ही है। तो इस तरह से याद रखना, हरिजन सेवक संघ का फर्स्ट प्रेसिडेंट घनश्याम दास बिरला थे। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ये फाउंड किया था MC रजा ने। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग ये फाउंड किया था बाबू जगजीवन राम ने। देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग सा है, ये एग्ज़ाम में पक्का भूल जाओगे आप, तो ध्यान रखना। डिप्रेस्ड क्लास जहाँ भी आए, मतलब कोई डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में अगर कोई है, इसका मतलब आपकी लाइफ में आपका जो राजा बाबू है वो मिसिंग है। आपकी लाइफ में अगर राजा बाबू होंगे आपके, ठीक है, तो आप डिप्रेस नहीं रहोगे। तो आपके जो भी राजा हैं, लड़कियों के राजा होते हैं और लड़कों के बाबू होते हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अगर राजा नहीं है आपका, आपका बाबू नहीं है, तो आप डिप्रेस रहोगे। ठीक है, तो देख लो, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में MC राजा नहीं था, इस वजह से डिप्रेशन में थे, और डिप्रेस्ड क्लासेस लीग में बाबू जगजीवन राम थे। तो जहाँ पे डिप्रेस क्लास आए, या तो राजा होगा या बाबू होगा। अब याद रखना, अगर जहाँ डिप्रेस क्लासेस का एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन के टाइम पे राजा रहेगा, लेकिन अगर लीग की बात हो रही है तो लीग के टाइम पे बाबू रहेगा। ठीक है, लीग के टाइम पे बाबू रहेगा, एसोसिएशन के टाइम पे राजा रहेगा। राजा बाबू रहेंगे डिप्रेशन के टाइम पे, बस इतना याद रखना। ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास कास्ट फेडरेशन, ये BR अम्बेडकर ने बनाया था। ठीक है, कैसे याद रखोगे? शेड्यूल्ड कास्ट को फेडरेशन बना रहे थे, मतलब उनको फेडरेशन बना के उनको यूनाइट करना चाह रहे थे, ऐसे पॉलिटिकल राइट्स उनको मिल सकें। ठीक है, तो शेड्यूल्ड क्लास को फेडरेशन बना के ऑल इंडिया लेवल पे उनको राइट्स दिलवाना, उनके हक की लड़ाई लड़ना, ये सब तो BR अम्बेडकर का ही काम था।
ठीक है। तो सारे शेड्यूल्ड कास्ट का फेडरेशन बना दिया ताकि आप लोग अपनी आवाज़ एक साथ उठा सको किसी प्लेटफॉर्म पे। ये काम बी आर अम्बेडकर ने किया था 1942 में, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर का और गांधी जी का आपको अलग से याद रखना है। बाकी डिप्रेशन अगर है, डिप्रेस्ड अगर वर्ड आ रहा है तो फिर वो तो राजा का है या बाबू का है, राजा बाबू से याद रखना, ठीक है। इस तरह से ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो गई। कुछ रीसेंट अमेंडमेंट्स देख लो 97 से लेकर के 106 तक, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज करने को हो जाता है कई बार, मैथ द कॉलम में दे देता है। तो 97th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था? 2012 में आया था ये। टू ग्रांट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से उससे मिला है? 97th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 97th अमेंडमेंट एक्ट। कैसे याद रखोगे? देखो 9-7, 9-7 से क्या साउंड कर रहा है? पहली बात तो 7 में अगर आप +2 करोगे तभी 9 आएगा ना, 7 में 2 ऐड करोगे तभी 9 आएगा ना। तो कैसे याद रखोगे? 7-2 ना, ठीक है, 9 है और ये 7 है, राइट। तो आप क्या बोलोगे? अगर यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, तो आप बोलोगे ना 7-2 ना, मेरा 7-2 ना, ठीक है। तो 7-2 ना, 7 में 2 जोड़ा तो 9 आ गए, राइट। 7-2 ना, 7-2 ना, 7-2 ना मतलब कोऑपरेट करो, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर बिठा लोगे ना आप अपने दिमाग में, एक बार ध्यान से पढ़ भी लिया तो भी एग्जाम में ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। डू नॉट एक्सपेक्ट दीज ट्रिक्स टू जस्ट मेक यू थिंक्स एकदम रट्टाफाई, वो रट्टाफाई नहीं होगा, रटने की कोशिश करना भी मत। एक बार आपने सुपरफिशियल रीडिंग को हटा के थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ भी लिया कि 7+2 मैंने 9 जोड़ा था और कोऑपरेशन की बात हो रही थी, 7-2 ना की बात हो रही थी, राइट। तो आपको ऑप्शन देके एग्जाम में अपने आप याद आ जाएगा, रिलैक्स रहो, राइट। एक बार आपने ध्यान से इसको पढ़ लिया है तो ट्रिक्स आपको बिल्कुल ही चीज़ें रटवा देंगी। ऐसी गलत हमें मत रहना। एक दो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कल की ट्रिक्स अच्छी नहीं थी। देखो ट्रिक्स आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ाने के लिए बनाई जा रही हैं कि थोड़ी देर यहाँ पे ध्यान दे लो, इसलिए पढ़ाई जा रही है, ठीक है। ट्रिक्स आपको रटवाने के लिए नहीं बनाई जा रही कि एकदम रट जाएगा ट्रिक्स के बाद, एकदम आप कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में आपको बस चीज़ें ऑप्शन देख के याद आ जाएंगी कि हाँ अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब 101 तो नहीं हो सकता कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ये तो याद आ जाएगा ना। तो इस तरह से बस ट्रिक्स का ये पर्पज़ है कि आप सुपरफिशियल रीडिंग छोड़ के थोड़ा ध्यान से पढ़ो, राइट। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 का था। इम्प्लीमेंटेड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2015 का था, उसके तहत इंडिया और बांग्लादेश में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ। कैसे याद रखोगे कि 100 जो है वो लैंड बाउंड्री से रिलेटेड है, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? तो ऐसे याद रखना कि इंडिया और बांग्लादेश का क्रिकेट मैच चल रहा था और उसमें किसी ने शतक मार दिया, 100 रन मार दिए, ठीक है। अब 100 रन कैसे मारे होंगे? बहुत सारे बाउंड्री मारी होगी, बहुत सारे चौके छक्के मारे होंगे, बाउंड्री मारी होगी तभी जाके 100 रन हुआ ना। तो 100 रन कैसे हुआ? बहुत सारी बाउंड्री मारी, तो बाउंड्री 100 बाउंड्री इंडिया बांग्लादेश का मैच था, बस याद हो गया। अब 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द जीएसटी। अब जीएसटी किससे रिलेटेड है? पैसे से, लेन देन से रिलेटेड है। और जीएसटी की शुरुआत हो रही है कुछ नई चीज़ की, अगर पैसे की फील्ड में शुरुआत होती है तो यूजुअली 101 रुपये का शगुन देते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक शगुन के तौर पे, क्योंकि जीएसटी नया नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और पैसे के लेन देन से रिलेटेड चीज़ है, तो इसलिए 101 रखा गया इसको, एक शगुन के तौर पे, शुभ के तौर पे, शुभ माना जाता है ना। 101, 501, 101 ये सब शुभ माना जाता है। तो 101 याद रखना, फाइनेंशियल मैटर था जीएसटी, इसलिए 101 रखा गया ताकि शुभ लगे। 102 अमेंडमेंट एक्ट, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को, ठीक है। नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला? 102 अमेंडमेंट से। इसको बोलते हैं एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि 102 से क्या याद आ रहा है? 102 दो से याद आ रहा है एक 2 अक्षर की बहुत प्यारी सी गाली जो आप दिन भर सबको देते रहते हो, ठीक है। लोगों की ज़ुबान पे होती है ये गाली, 2 अक्षर की होती है और दिन में 10 बार देते हैं, ठीक है। तो 2 अक्षर की ये गाली होती है एक, जो दिन में 10 बार देते हैं लोग, ठीक है, जो असभ्य लोग होते हैं वो। तो याद रखना ये गाली देना अच्छी बात नहीं है, राइट। तो 10 बार दिन में ये 2 अक्षर की गाली आप देते हो, तो याद रखना बस 10 बार 2, बस याद हो गया, एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, बाकी क्या ट्रिक थी उससे मतलब नहीं है, ठीक है। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन कौन से अमेंडमेंट से मिला? 103 अमेंडमेंट से, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? 10% का रिजर्वेशन मिला है 3 अक्षर के वर्ड को, EWS, तो 103 याद हो गया ना, बस। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें क्या हुआ? जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलता था वो हटा दिया गया,
ठीक है। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कोई रिजर्वेशन मिलता लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, इन लोगों को कोई रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है। अब अबॉलिश कर दिया गया 104 अमेंडमेंट एक्ट से 2019 में। और ये भी याद रखना कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिलता है उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो 104 को बस याद रखना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2021 में एम्पावर्ड स्टेट्स टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब इसको 105 है और यहाँ पे 102 में क्या था कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था बैकवर्ड क्लासेस को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो दे दिया। अब हक कौन है, कौन आइडेंटिफाई करेगा कि कौन बैकवर्ड क्लास है? तो हक जो है 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में स्टेट्स को भी दे दिया गया हक, ठीक है, कि सोशली और इकोनॉमिकली जो भी बैकवर्ड लिखे हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने स्टेट्स में। आपके स्टेट में कौन कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। ये 105 में स्टेट्स को पावर दी गई, ठीक है, सिर्फ सेंटर ही नहीं, स्टेट्स भी कर सकता है ये काम। तो 102 में तो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया, लेकिन 105 में उनको आइडेंटिफाई करने की बात भी कही गई बाई स्टेट्स, ठीक है। तो ये 102 और 105 को लिंक करके पढ़ना। 106 तो एकदम लेटेस्ट है, याद रखना 2023 में ही आया था कि 1/3 सीट्स ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये सभी में जो SC ST के लिए रिजर्व भी हैं उनमें भी वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। मतलब वुमेन की रिजर्वेशन की बात किस में की गई? 106 अमेंडमेंट एक्ट में, जो एकदम लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट वाला वुमेन रिलेटेड है, बस याद रखना। इस तरह से जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने आपको याद करवाने की कोशिश कर दी, अब याद हुआ ही नहीं, वो आपके ऊपर है। बात करते हैं GST काउंसिल की। आर्टिकल है 279A पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 279A डील विथ GST काउंसिल। तो याद रखना GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। इसका पर्पस क्या होता है? रिकमेंडेशंस देना रिगार्डिंग इश्यूज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो भी इश्यूज हो रहे हैं उन सब पे रिकमेंडेशन देने का काम GST काउंसिल को होता है। आर्टिकल 279A पार्ट 12, 279 GST काउंसिल का है। ये कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना कि 2 रुपये आपकी किसी चीज़ की कीमत है, उस पर 7 रुपये तो GST लग जा रहा है, टोटल 9 रुपये कॉस्ट हो जा रही है। तो 2 7 9 ऐसे याद रखना बस, ठीक है। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इस काउंसिल का अपॉइंटमेंट होता है। मतलब जब ये आर्टिकल लागू हुआ, आर्टिकल 279A जब लागू हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि 60 डेज़ के अंदर प्रेसिडेंट को GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। GST काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करना है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो याद रखना 60 डेज़ के अंदर इस आर्टिकल के कमेंट्स होने के GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हो गया था। कौन कौन होता है इस काउंसिल में? फाइनेंस कमीशन होंगे एज चेयरपर्सन, ठीक है, ऑब्वियसली फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन होंगे अगर GST काउंसिल हो तो। बाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम ईच स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट से जो भी मिनिस्टर ऑफ चार्ज इन फाइनेंस हैं वो रहेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि सेंट्रल लेवल पे जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, और स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं इन चार्ज ऑफ फाइनेंस वो सारे रहेंगे, इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर एज चेयरपर्सन। इस काउंसिल के कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट डिफाइन क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरीज, अलाउंसेज, सर्विस कंडीशन और रिमूवल प्रोसीजर्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि GST काउंसिल के मेंबर को ऐसे रिमूव करना है या उनकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, तो वो सब गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन किया ही नहीं, डिफाइन नहीं करा गया। एक कोरम होना चाहिए काउंसिल की मीटिंग के लिए, जो कि है 50% ऑफ द टोटल मेंबर। अगर 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स मौजूद हैं तो GST काउंसिल की मीटिंग हो सकती है। याद रखना, इट्स अनलाइक योर पार्लियामेंट्री कोरम विच इज जस्ट 10%। GST काउंसिल में 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स का कोरम होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? 3/4 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं उनमें 3/4 लोगों ने अगर मेजॉरिटी दिखा दी, वोट कर दिया, तो डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। 3/4, याद रखना 1/4 नहीं है, 1/3 नहीं है, 2/3 नहीं है, इट्स 3/4 इन GST काउंसिल, ठीक है, 3/4 मेजॉरिटी। वोटिंग का वेटेज कितना है? सेंटर को जो वेटेज दिया गया है वो 1/3 दिया गया है और स्टेट्स को 2/3 दिया गया है, ठीक है। तो सेंटर के पास 1/3 वोटिंग राइट्स है और स्टेट के पास 2/3 वोटिंग राइट्स है, और डिसीजन मेकिंग के लिए 3/4 की मेजॉरिटी चाहिए। ये सब चीज़ें भूलना मत, यही सब चीज़ें कन्फ्यूजिंग करेगी, ठीक है। सेंटर फिर से लिख रहा हूँ 1/3, स्टेट्स 2/3, और टोटल मेजॉरिटी कितनी चाहिए? 3/4। ये सारी चीज़ें याद रखना, भूलना मत आज के बाद। इस्टेब्लिशमेंट फॉर्म्ड अंडर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। शुभ शुभ होता है 101। और इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ये आज तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है कि GST काउंसिल का सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है, याद रखना।
अभी कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल 371 से 371 जे तक, जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। उनको भी एक बार ध्यान से पढ़ो कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, इन सभी के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस वाले आर्टिकल हैं उनकी सीक्वेंस एक बार याद कर लो। कई बार मैंने तो कॉलम में देता है तो हमारे क्या होती है, सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है बिल्कुल। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस आर्टिकल्स का? वही कि ये जो बैकवर्ड रीजन्स में लोगों को थोड़ा एस्पिरेशन को फुलफिल करना, ठीक है, उनके कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ रहती हैं उनको सेफगार्ड करना, राइट, और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और जो डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है कुछ सर्टेन एरियाज में उनको मैनेज करना। ये काम है आर्टिकल 371 से 371 जे का, इसीलिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कुछ स्टेट्स को, ठीक है। अब याद रखना, पहले 370 आर्टिकल भी था इसमें, जिसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, बट वो तो रिवोक कर दिया गया। आप सबको पता है कि 370 अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें 371 से 371 जे तक पढ़ना है, ठीक है। 371 से 371 जे तक एक बार सीक्वेंस याद कर लो, इतना याद कर लो कि एग्जाम में ऑप्शन देख के याद आ जाए। रटने मत बैठना, रट पाओगे ही नहीं कभी, एग्जाम प्रेशर में हमेशा भूल जाओगे। एक बार ध्यान से पढ़ लो कि एग्जाम प्रेशर में बस याद आ जाए एक बार हल्का सा, ठीक है। देखो 370 तो पता है हट गया, राइट। 371 जो है, 371, ठीक है, वो महाराष्ट्र और गुजरात का है। महाराष्ट्र और गुजरात का 371 है, राइट, यहाँ पे कहीं। उसके बाद 371 A B C, याद रखना कि 371 A B C, 371 तो यहाँ है, फिर 371 A B C जो है वो तीनों नॉर्थ ईस्ट के हैं, ठीक है। तीनों नॉर्थ ईस्ट के नाम हैं। जो 371 A B C हैं वो तीनों नॉर्थ ईस्ट के नाम हैं, नागालैंड, असम और मणिपुर, ठीक है। 371 के बाद जो 371 A B C हैं वो तीनों नॉर्थ ईस्ट के हैं, नागालैंड, असम, मणिपुर, ठीक है, इस तरह पढ़ो। और A B C के बाद जब आप डी पे आओगे तो आपको फिर से थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा। यहाँ महाराष्ट्र गुजरात था और यहाँ आंध्र प्रदेश, तो डी में आपको अंदर आना पड़ेगा थोड़ा फिर से। नॉर्थ ईस्ट तो थोड़ा आउटर में है, फिर से थोड़ा और अंदर आओगे तो आंध्र प्रदेश, अंदर आओगे मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। डी में आपको आंध्र प्रदेश मिल गया, 371 D, राइट। अब फिर देखो जैसे ही डी निकला, फिर F G H ये दोबारा नॉर्थ ईस्ट के हैं तीनों, ठीक है। F G H भी दोबारा नॉर्थ ईस्ट के हैं, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल, ठीक है। FGA फिर से नॉर्थ ईस्ट के हैं, याद रखना इसमें सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल, SMA, ठीक है। FGA SMA इस तरह याद रखना, ठीक है। FGH जो है वो फिर से नॉर्थ ईस्ट के हैं, मतलब पहला महाराष्ट्र एंड गुजरात, फिर ABC भी नॉर्थ ईस्ट का है, फिर एक अंदर का आया आंध्र प्रदेश, और फिर FGH जो है फिर नॉर्थ ईस्ट के हैं, ठीक है। तो याद रखना ABC नॉर्थ ईस्ट के हैं और FGH नॉर्थ ईस्ट के हैं। और ABC के तो नाम भी आपको याद जा रहे हैं, NAM, ठीक है, नागालैंड, असम, मणिपुर। बच्चे ये इसको बस देख लेना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल है तो FGH का। उसके बाद आई में आप फिर से महाराष्ट्र के नीचे गोवा आ गए, और जे में फिर गोवा के नीचे कर्नाटका आ गए, ठीक है। तो बस इस तरह से महाराष्ट्र गुजरात हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, राइट। यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात था, फिर गोवा कर्नाटका लाइन से ही है ये सारे स्टेट्स, साइड में, वेस्टर्न साइड में। तो आई और जे तो गोवा कर्नाटका हो जाए। मेनली आपको नॉर्थ ईस्ट वाले अगर याद हो गए कि ABC नॉर्थ ईस्ट है और FGH नॉर्थ ईस्ट है, तो आपको ये पूरी सीक्वेंस हमेशा याद रहेगी, कभी ऑप्शन देख के कन्फ्यूज नहीं होगे। न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ इंडिया के सारे फैक्ट्स एक जगह लिख दिए हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं और बहुत गलत करते हो, तो ध्यान रखना। इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो था वो तारापुर महाराष्ट्र में बना था 1969 में, और उसका नाम था पायनियर रिएक्टर। पहला पावर रिएक्टर पायनियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर, ठीक है। तो पहला था इसलिए नाम पायनियर रखा गया। और इंडिया का 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट रावत भाटा प्लांट, ठीक है। रावत भाटा कहाँ है? नाम से क्या लग रहा है रावत भाटा? बताओ कितने लोगों को समझ आता है ऐसे नाम से सोचना? राजस्थान, रावत भाटा नाम से ही लग रहा है, ठीक है। रावत वगैरह लोग कहाँ होते हैं, राजपूत, रावत सब राजस्थान के होते हैं। अब कुछ मेजर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को मैच करना सीख लो। तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा यूपी में है, काकरापार गुजरात में है, कायगा कर्नाटका में है, कुंडाकुलन तमिलनाडु में है। इसमें तारापुर महाराष्ट्र तो फेमस है, ये तो याद रहेगा। तारापुर नाम से भी लग रहा महाराष्ट्र की हैं, ताराबाई थी एक फाइटर महाराष्ट्र की, ठीक है, मराठा अगर आपने पढ़ा है तो। वैसे ही नारोरा यूपी का है, ये कैसे याद रखोगे? नरोरा जो यूपी का है, एक्चुअली एक अरोरा साहब यूपी के थे, उन्होंने न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना दिया। अरोरा साहब थे यूपी के, ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना दिया, तो उसका नाम हो गया नरोरा, ठीक है। अरोरा साहब का न्यूक्लियर पावर स्टेशन है यूपी में, तो उसका नाम कर दिया नरोरा इन्होंने। तो यूपी के अरोरा साहब का नाम याद रखना बस। काकरा पार गुजरात, देखो ये तो नाम से ही लग रहा है, खाकरा, पापरा, ठीक है, ढाकरा, भाकरा, ये सब गुजरात में ही खाते हैं लोग। कायगा कर्नाटका, काय को नाटक करेला है, ठीक है, कायगा नाटक, कायगा का नाटक करेला है, ऐसे याद रखना। कुंदाकुलम तमिलनाडु, तो नाम से ही ऑब्वियस है, कुंदाकुलम तमिलनाडु,
इस तरह से आपको याद रखना है। एक चीज़ याद रखना कि जो तारापुर महाराष्ट्र का है वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, ठीक है, और कुंदाकुलम वाला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर कौन सा है? तारापुर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर वाला कौन सा है? कुंदाकुलम। कुछ और भी हैं, देखो गुजरात में सारी चीज़ें मीठी मीठी होती हैं खाने वाली, तो मीठी वर्दी गुजरात में है, ये यूएस के कॉर्पोरेशन से बन रहा है। और जो कुंदाकुलम तमिलनाडु वाला है ये रशिया के कॉर्पोरेशन से बन रहा है। अब जैसे तारापुर महाराष्ट्र का है वैसे ही महाराष्ट्र में एक और बन रहा है जैतपुर। जैतपुर, तारापुर, ये सब महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। ये फ्रांस के कॉर्पोरेशन से बन रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में जो तारापुर है वो तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है ही है, एक और है जैतपुर। जैतपुर फ्रांस के कॉर्पोरेशन से महाराष्ट्र में बन रहा है। अब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, यही है जो न्यूक्लियर पावर जनरेट करती है इंडिया में। कौन है ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन NPCIL एंड NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो NTPC और NPCIL का जॉइंट वर्जन है, जॉइंट वेंचर है, ठीक है, याद रखना इसको। इसमें NPCIL का स्टेक 51% है और NTPC का 49% है, मतलब NPCIL मेनली लीड करता है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बारे में ये फैक्ट थोड़ा सा पता रखना। कुछ हैवी वाटर प्लांट्स भी हैं इंडिया में, क्योंकि हैवी वाटर तो जरूरी है ना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में। बिना हैवी वाटर के तो क्या ही होगा। बताओ हैवी वाटर का क्या काम होता है न्यूक्लियर प्रोडक्शन में? हैवी वाटर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, D2O जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये एज अ मॉडरेटर भी काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में और एज अ कूलेंट भी काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, राइट। ऐसे बहुत से हैवी वाटर प्लांट्स हैं इंडिया में, जैसे बड़ौदा गुजरात में, हजीरा गुजरात में, कोटा राजस्थान में, थल महाराष्ट्र, याद है ना, थल घाट महाराष्ट्र में, मनुगुरु तेलंगाना, थालचेर उड़ीसा और ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु। ध्यान से देखोगे तो याद हो जाएगा। बड़ौदा और हजीरा गुजरात में है, नाम से ही लग रहा है। कोटा राजस्थान में, सबको पता है। थाल घाट महाराष्ट्र में है, थाल घाट, बोर घाट बताया था ना कल। और मनुगुरु तेलंगाना में है। मनुगुरु तेलंगाना कैसे याद रखोगे? तेलंगाना वालों ने प्रोटेस्ट कर करके खुद को आंध्र प्रदेश से अलग करवा लिया, तो लोग उनको बोलते हैं मान गए गुरु, मान गए गुरु तेलंगाना वालों। तो लोगों ने अपना सेपरेट स्टेट बनवा ही लिया, ठीक है। तालचेर उड़ीसा का बहुत फेमस है, ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु का बहुत फेमस है। तो ये सब चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ऑलरेडी याद होंगी, इतना तो आप पढ़ाई हो ज्योग्राफी वगैरह में, राइट। तो इस तरह से आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग। कमेंट्स में अपने मार्क्स ज़रूर बताना कि 8 आउट ऑफ 10 थे, कि 5 आउट ऑफ 10 थे, कि 0 आउट ऑफ 10 थे। ईमानदारी से लिखना। गुड बाय।